स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है या नहीं। यानी हम अगर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट पे जाएं तो सर आइजैक न्यूटन ने बात की थी कि इस कायनात की कोई सी भी दो मैटर ऑब्जेक्ट्स जो है अगर आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव या मैं यूं कह सकता हूं कि एक वो कशिश जो कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है वो एग्जिस्ट करती है। अब वो जो ताकत है, वो जो फोर्स है, वो किस इसकी मिकदार या उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो सकती है, उसका अगर हमें अंदाजा लगाना हो तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेज हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे और उन प्रोडक्ट को ग्रेविटेशनल जो हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी के वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट है तमाम मैटर ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब वो उनके दरमियान कोई इंसुलेटर हो या उनके दरमियान एयर हो या उनके दरमियान कुछ भी ना हो यानी एयर भी ना हो, ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है। जबकि वो फोर्स जो है यानी इस मैग्नीट्यूड को फिर हम डिवाइड करते हैं उन दोनों मैटर ऑब्जेक्ट्स के जो सेंटर्स के दरमियान फासला है, डिस्टेंस है, जो कि अगर आर है तो फिर हम वो आर स्क्वायर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर आता है जो कि न्यूटन्स में इसके यूनिट्स में हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड होगी जो कि न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पेश की थी। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इसमें जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी अगर चलें ये ए ऑब्जेक्ट है जिसका मैस में m1 कह रहा हूँ, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस में m2 कह रहा हूँ, तो इस लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक इस तरह से है कि ये जो बॉडी है ए, ये बी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। और अगर मैं यूं बात करूं कि बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी फिर न्यूटन थर्ड लॉ भी इधर अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस तरह से देखें कि फोर्स तो एक ही है जो कि पेयर में एग्जिस्ट कर रही है, और फिर वो फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने देखा कि वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। यानी मैसेज से किस तरह से इंक्रीज करती है कि मैसेज का प्रोडक्ट जो है अगर आपका पहले से ज्यादा आएगा तो यानी अगर इस मैस को मैं और बढ़ा दूंगा और रेडियस को मैं कांस्टेंट कर लूंगा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस उससे चेंज नहीं करता, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यानी इससे और अगर मैस में कम कर देता हूँ किसी एक बॉडी का तो प्रोडक्ट के तौर पे वो कम आएगा मैस, और फिर उससे ओवरऑल मैस का प्रोडक्ट कम हो जाएगा, यानी फोर्स भी कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि अगर हम ये बात यूं देखें कि अगर इन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर फर्ज करें 1 मीटर है और उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाकर 1.5 मीटर कर देता हूं, तो ये फोर्स पहले की निस्बत बहुत कम हो जाएगी। यानी कि इसका जो अफेक्ट पड़ता है डिस्टेंस को बढ़ाने से वो उसके स्क्वायर टाइम, ऐसे लगता है जैसे हमने डिस्टेंस थोड़ा सा मामूली सा बढ़ाया था लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा घट गई, और इसे डिस्टेंस थोड़ा सा कम किया यानी क्लोज किया तो फोर्स एकदम से ज्यादा होगी। इसलिए हम इसे स्क्वायर टाइम्स जो है वो कहते हैं कि ये इसके फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर अगर ओवरऑल इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करके देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि जो फोर्स है उसका जो ये यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टोटल नंबर के, यानी जो कि m1 m2 ओवर आर स्क्वायर से हासिल होता है, ठीक है। यानी जो भी एक हमारे पास ये क्वांटिटी हासिल होती है उसके क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में तब्दील करना चाहता हूँ तो फिर न्यूटन ने एक जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कराया था जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कहा गया था, जो कि बाद में कैवेंडिश जो एक हमारे पास हम कह सकते हैं फिजिस्ट है, केमिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था और फिर आफ्टर उनकी डेथ जो है वो इस जी की वैल्यू जो है वो मिल गई थी, जो कि आज अब इसको अप्रोक्सीमेट जो इसकी यानी अप्रोक्सीमेट सी कह रहा हूँ, कुछ वैल्यूज कुछ जगहों पे ये वैल्यू थोड़ी सी तब्दील होती है लेकिन हम इसे कांस्टेंट ही तस्वुर करते हैं कि जो कि 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो इस तरह से ये अगर हमें ये तमाम वैल्यूज हम लिखें तो हम वो फोर्स भी यानी उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जो कि इन दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। यानी अब हम इसी बात को अगर इस तरह से हम समझ के देखें कि अर्थ जो है हमने देखा कि जी न्यूटन्स के मुताबिक जो है कि ये फोर्स जो है एक हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है और वो ऑब्जेक्ट जो है जमीन की तरफ ही गिर रहा होता है। यानी हमें अस्यूम होता है कि सिर्फ जमीन ही जो है वो एक फोर्स लगा रही होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर कुछ भी हो, बॉल हो, कोई पत्थर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये क्या जमीन पे फोर्स नहीं लगा रहा होता, तो ये लगा रहा होता, फिजिकली हमें नजर नहीं आ रहा होता, यानी हम इसे महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि
उस फोर्स को भी तो हम नहीं महसूस कर सकते जो अर्थ इस पे लगा रही, लेकिन उसे हम देख सकते हैं, यानी हम उसे जब उस मोशन प्रोड्यूस होता है और बॉडी में जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई एक फोर्स है और उसी की डायरेक्शन में बॉडी एक्सलरेट कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करके देखें तो ये हमें बात पता चलती है कि ये बॉडी ए भी इस अर्थ के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रही है उतनी ही मैग्नीट्यूड में, जो कि फिर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें बात यूं समझ आती है कि चूंकि हमने पढ़ा था कि अगर मैस बढ़ाते जाएंगे ऑब्जेक्ट का तो एक्सलेरेशन जो है वो क्या हो जाएगी जी, कम होती जाएगी। और उसमें हम अगर फोर्स कांस्टेंट रखते हैं, यानी चूंकि अब वो जो एक इन दोनों में ताकत या एक वो फोर्स जो कि एग्जिस्ट करती है वो तो कांस्टेंट है, जितनी ताकत अर्थ इस पे लगा रही है ऑब्जेक्ट पे उतनी ही ताकत ये उस पे लगा रही है। अब चूंकि मैस अर्थ का इस ऑब्जेक्ट के मैस से बहुत बहुत बिगर है, इतना बिगर है कि हम इस ऑब्जेक्ट के मैस को उस अर्थ के मैस के मुकाबले में जीरो कंसिडर करते हैं, तो फिर एक्सलेरेशन जो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की यानी हम कह सकते हैं मोशन में प्रोड्यूस करेगा वो भी जीरो ही के हम उस यानी करीब करीब महसूस करते हैं। तो इस वजह से फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता कि ये फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगा रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें बाय प्रॉपर्टी और कंसेप्ट के जो न्यूटन ने जो अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पेश किया और जो न्यूटन थर्ड लॉ बताता है तो उसमें वाकई हमें पता चलता है कि दूसरी ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रही होती है।